नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपको स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे 11th क्लास के दो चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है समतल में गति। ठीक है, तो पहले तो उस चैप्टर में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, समतल में गति का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 2D में मूव करेगा, 2D में मूव करेगा। ठीक है, और जबकि पहले वाले चैप्टर में हमने क्या बोला था, पहले वाले चैप्टर में हमने कहा था कि वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक सीधी रेखा में चलेगा, क्योंकि पहले वाले, इसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस चैप्टर का नाम क्या था कि एक सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, वाई एक्सिस में वो नहीं चलेगा, ना ही वो जेड एक्सिस में चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन परमिटेड है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक साथ मूव कर सकता है। अगर आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो सपोज करिएगा, जैसे ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस हो गई और हमने ये मान लिया हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, अब देखिए ये ओरिजिन है। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो वेरी करेंगे। तो देखिए उसकी मोशन जो है, उसके मोशन को उसके डिफरेंट टाइम पे उसकी पोजीशन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक ग्राफ पे, तो मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, दैट इज ओके। इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा ग्राफ खींचा गया है, ऐसा ग्राफ मिला है, वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। देखिए एक्स एक्सिस में भी इसकी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और y एक्सिस में भी इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो x और y दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब भी कभी ऐसा होगा ऑब्जेक्ट xy या yz या zx किसी भी प्लेन में मूव करेगा, कि नहीं, 2 एक्सिस के अलॉन्ग साइमल्टेनियसली मूव करेगा, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2D। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही से पढ़ने वाले हैं। खैर चलिए इसकी स्टार्टिंग करता हूँ। स्टार्टिंग करने से पहले मुझे यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जानना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लिया जाए वो चीज़ है क्या। अब आपको पता है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अब यहाँ पे भौतिक राशियों को हम इस आधार पर डिवाइड करेंगे कि उनके पास परिमाण है कि परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक है, तो चलिए इस आधार पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये राशियां कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, एक होगी सदिश राशियां, एक होगी अदिश राशियां। ये हो गई सदिश राशियां। ओके, अदिश राशि और सदिश राशि समझ गए होंगे आप। तो अब देखिए यहाँ पे हमको ये समझना है कि कैसे हम पहचानेंगे, भाई कैसे पहचानेंगे कि कोई भी राशि सदिश है या अदिश। ठीक है, क्योंकि अभी आप 11th में की बात करें तो 11th में एक्चुअली फिजिक्स जो होती है 10th में तो कुछ खास होती नहीं, तो आप ये मान के चलिए फिजिक्स जो है वो 11th से ही शुरू है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे, कहते हैं अदिश, नाम से लग रहा है कि इसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। यहाँ पे क्या होगा, केवल, अच्छा केवल परिमाण का मतलब होगा ओनली मैग्नीट्यूड। परिमाण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मॉड्यूलस भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके चलिए, तो केवल परिमाण हो गया। सदिश में क्या होगा, परिमाण के साथ साथ भैया दिशा भी होगी। ठीक है, फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है, एक राशि होती है, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण भी होगा, भाई बोलते हैं ना 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर की करंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो परिमाण हो गया, ये 10, 15, 20, 25 जो बोल रहे हैं सब क्या है, परिमाण ही तो है, मैग्नीट्यूड ही तो है। ओके, और उसकी कोई एक डायरेक्शन भी होती है। अगर वायर होता है तो हम बोलते हैं वायर में राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करंट मूव कर रही है। ठीक है, तो परिमाण भी है, दिशा भी है। लेकिन इसके बावजूद विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा होने के बावजूद वो एक अदिश राशि है। रीजन केवल इतना है कि वो सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं कर रही है। मतलब मेन चीज क्या हो गई, सदिशों के योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, और ये चीज तो हमने लिखी नहीं थी, तो अब ये चीज जान लीजिए, सदिशों के योग के नियम का पालन।
है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, बाकी परिमाण दिशा दोनों हो गए, ये नहीं हो रहा है, सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगी सदिश राशि। ठीक है, यहां से आपका अभी इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, वाइवा का एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। ठीक है, टीचर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सबसे पहले पूछेंगे सदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश के बारे में आप बताएंगे केवल परिमाण होता है, दैट इज ओके। जब सदिश राशि पे आप आएंगे, आप केवल इतना बोल गए अगर कि परिमाण और दिशा हो जाने से कोई भी राशि सदिश राशि हो जाएगी, तो टीचर तुरंत कहेंगे अच्छा तो फिर विद्युत धारा में क्या बुराई है। ठीक है, वो अदिश क्यों है, तो आपको ये चीज समझानी पड़ेगी। ठीक, उसके लिए ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10वीं क्लास की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा वाइवा का यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल भाई अदिश राशि के एग्जाम्पल क्या है, अदिश राशि के एग्जाम्पल होंगे चाल, ठीक है, दूरी है इसका एग्जाम्पल। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सदिश राशि की। तो सदिश राशि में एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बहुत सारी चीजें, संवेग है, बल आघूर्ण है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी नाम देख लीजिएगा इसका, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सदिशों का निरूपण। इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात जान लीजिए, वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को हमेशा हम लोग एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीर, अब देखिए ये मैंने ऐसे बना लिया, सबसे पहले इन चारों में से किसी भी एक को आप ईस्ट मान लीजिए, हालांकि वो हम जानते हैं जिधर से सूरज उग गया वही ईस्ट होगा। ठीक है, खैर यहाँ पे हमको एक्चुअल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ बस हमको कॉपी पे एक एस्टिमेट बनाना है, रफ एस्टिमेट। ठीक है, कि अगर ये ईस्ट है तो किधर वेस्ट होगा, किधर साउथ होगा। ठीक है, हमने इसको ईस्ट मान लिया, हमने इसको ईस्ट मान लिया। तो ईस्ट मान लिया, अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर लीजिए। सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं और ईस्ट यानी पूर्व की ओर क्या करिए, मुंह कर लीजिए। पूर्व की ओर जब आप अपना चेहरा कर लेंगे तो पीछे क्या होगा, पश्चिम, यानी इधर वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे खड़े हैं हम, तो ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को हिंदी में बोलते हैं दायां हाथ, दा से दायां, दा से दक्षिण, तो ये हो गया साउथ। और ये हो गया हमारा बायां हाथ, इधर देखिए यहाँ पे अगर हम खड़े हैं ये हो गया हमारा बायां हाथ। और जब ये बायां हाथ इधर है, बाएं हाथ को इंग्लिश में हिंदी में हम लोग एक और नाम से उल्टा हाथ भी बोलते हैं, तो ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तर, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको जैसे मान लीजिए हमने बोला कि भाई एक कार है, ठीक है, उसकी गति कितनी है, उसकी गति है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बना दिया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बना दिया हमने 30 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया कि भाई इसका मान लिख दिया, देखने वाला समझ जाएगा कि 30 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर है तो जाहिर सी बात है मैं वेग की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वेग का ही तो मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर, तो ये वेग हो गया हमारा। और इसकी दिशा देखिए किधर है, पूर्व की दिशा में है, इसकी दिशा पूर्व की दिशा में है। इसका मतलब समझने वाले इसको समझ जाएंगे कि पहली बात तो ये किलोमीटर पर आवर है इसलिए वेग लिखा है, और पूर्व की दिशा में, यानी किसी भी वस्तु का वेग लिखा है ये, और वो वेग पूर्व की दिशा में है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए इस तीर के निशान में क्या होता है, इस तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को बताती है। ठीक है, इस तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को बताती है, और इस तीर की जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा को बताती है। इतनी चीज समझ में आ गई। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ तीर में दो चीजें आपको दिख रही होगी, एक ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। ठीक है, इंग्लिश में ही समझ लीजिए क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड है। ठीक है, तो इसको शीर्ष, इसको पूंछ, या इसको हेड और इसको टेल। ठीक है, इतना बोलते हैं, इतना हो गया। अब मान लीजिए हमने एक और चीज का, हमने कहा एक दूसरा वाहन है। ठीक है, उसका वेग कितना है, उसका वेग है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर पर आवर ये इस बात की गवाही दे रहा है कि हम वेग के बारे में बात कर रहे होंगे। और देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की ओर है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये तीर थोड़ा बड़ा क्यों है, ये तीर छोटा क्यों है। बिल्कुल, ये छोटा इसलिए है और ये वाला तीर बड़ा इसलिए है क्योंकि इसका परिमाण देखिए कितना है 50, उसका परिमाण कितना है 30। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो जब इसका परिमाण ज्यादा है तो इसके तीर की लंबाई भी तो ज्यादा होगी, है ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर तीर की लंबाई ज्यादा नहीं होगी तो वो कैसे काम चलेगा। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण को बताती है, और तीर की जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा को बताती है। ठीक है, तो अगर ये 50 है, ये 30 है, तो हमें ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला जो एरो है वो इसके कंपैरिजन में तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन है इसलिए हमने डायरेक्शन सेम रखी है। सपोज करिए अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर
पश्चिम यानी वेस्ट की दिशा में होता तो ये एरो डाउनवर्ड आता। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया होगा कि सदिशों को हम लोग एक तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम कुछ सदिशों के टाइप देखेंगे, ठीक है, सदिशों के प्रकार देखेंगे भाई। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। मतलब देखिए भाई, सच्चाई तो ये है कि वेक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और मैं इतना बताने वाला नहीं, क्योंकि जितना आपके मतलब का है केवल उतना ही जानिए अभी, ठीक। वैसे वेक्टर बहुत सारे होते हैं, जब आगे आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए वेक्टर में है क्या, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ना, जो वो है स्थिति सदिश, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थिति सदिश की। अच्छा, तो अब जरा हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर पे, ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा था। तो जब दूसरा चैप्टर शुरू हुआ था उसके पहले क्लास में हमने सबसे पहले निर्देश तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, उसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी पॉइंट को किसी पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक्चुअल में हमें कभी भी किसी भी टाइप की मेजरमेंट के लिए हमेशा एक सिस्टम की जरूरत होती है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है, और वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहें, निर्देश तंत्र कहें, ये है क्या, ये तीन परस्पर लंबवत निर्देशांक अक्षों x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों से मिलकर बना एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वो हो गया हमारा निर्देश तंत्र, ठीक। अब आपको इतना पता है कि किसी भी पॉइंट को हमेशा, जैसे हमने स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, तो वो निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जरा इसको समझिएगा। और ये जो ओरिजिन है, ये जो मूल बिंदु है, इसको हमने संदर्भ बिंदु यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट कहा था, ठीक है। ओके, सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया P, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो जब भी स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसको हमेशा रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है, तो रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष इसको रिप्रेजेंट करिए, तो क्या होगा, हमें इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, दैट इज मूल बिंदु, ठीक है। अब इसको हम P से मिलाएंगे, मिला दीजिए, एक ऐसे हमने एरो बना दिया, ठीक है। ये एरो हमारा क्या है, P की डायरेक्शन, P को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मान लिया कि बिंदु O से P की दूरी कितनी है, R है, उसका परिमाण है, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर R से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस अब यहां से देखिए, अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसकी परिभाषा स्वयं बना लेंगे। क्या बोलेंगे, किसी निर्देश तंत्र के भीतर किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करने वाले सदिश को क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई स्थिति सदिश कितना है, यहाँ पे स्थिति सदिश है हमारा OP, तो हम इसे लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर R, सिंपल है ना। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम सेकंड नंबर पे, जैसे स्थिति सदिश होती है वैसे एक विस्थापन सदिश भी होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, ये अब अच्छा आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि विस्थापन जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच में ही तो होता है, क्योंकि विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना। अच्छा, विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या होता है, जहां से हम चलना शुरू करते हैं। अंतिम बिंदु क्या होता है, जहां पे हम फाइनली स्टॉप करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो दो पॉइंट होने चाहिए ना, कम से कम दो पॉइंट तो होने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तभी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। बस अब यहाँ तो एक ही पॉइंट है, इसका मतलब दिमाग चलना चाहिए कि भाई हमें दो पॉइंट चाहिए कम से कम। सपोज करिए यहाँ पे हमने दो पॉइंट लोकेट कर लिए, दिस इज पॉइंट P1 और ये वेक्टर R1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक दूसरा पॉइंट लोकेट कर देते हैं, सपोज करिए ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया P2, ठीक, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी R2, तो ये वेक्टर R2 हो गया, ठीक। अब देखिए, ये यहां पे अब दो पोजीशन वेक्टर बन गए। पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, OP1, जिसे हम लोग वेक्टर R1 भी बोल सकते हैं। पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, OP2, जिसे हम लोग R2 भी बोल सकते हैं, ठीक।
अच्छा, अब इन दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करना होगा? सिंपल, आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगी, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन को छोड़ के किसी भी अदर पॉइंट से मूव करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है, चलिए, ये बात मैंने सेकेंड चैप्टर में जब विस्थापन बता रहा था ना, तो वहां बताई थी। ठीक है, देखिए, अब P1 और P2 को एक स्ट्रेट लाइन से हमने जोड़ दिया। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने इसको एरो ऐसे बना दिया, हमने एरो ऐसे बना दिया। आपकी इच्छा, आप चाहे एरो ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक, चलिए, अब यहां से हम समझते हैं। पहले इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, कैसे? O P1 P2 O बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हमें लिखना है विस्थापन सदिश, हमें क्या निकालना है? यही तो विस्थापन सदिश है। तो विस्थापन सदिश, और देख ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विस्थापन सदिश लिखा है मैंने P से P2 की, सॉरी P1 से P2 की ओर एरो है। एरो किधर है? एरो मैंने नीचे की ओर बनाई है, P2 की ओर एरो बनाई है। तो जब P2 की ओर एरो बनाई है तो P1 पहले लिखेंगे, P2 बाद में लिखेंगे। ठीक है, P1 पहले लिखे हैं, P2 बाद में लिखे हैं, इसका मतलब P1 से P2 की ओर एरो। एरो किधर है? P1 से चलकर P2 की ओर जा रही है एरो। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ओके, इसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया। अगर उल्टा होता, अगर एरो P1 की ओर होता तो क्या लिखते हैं? P2 P1 लिखते। तब अगर एरो ऊपर होता तो P2 P1 लिखते हैं। ओके, चलिए, अब यहां से इसको हम क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, OP2 वेक्टर OP2 माइनस वेक्टर OP1। OP2 को हम लोग वेक्टर R2 लिख सकते हैं, यानी इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर R2, जगह वेक्टर R2 लिख सकते हैं। ठीक है, और OP1 कितना है? वेक्टर R1 है, वेक्टर R1। ठीक है, ओके, तो अब ये कैसे आ गया ना, ये कैसे आ गया, ये चीज हमें समझनी है। तो देखिए, त्रिभुज का नियम कहता क्या है? त्रिभुज का नियम कहता है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, और आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं, तो करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करिए कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ जाए। ये देखिए, यहां पे मैंने एक बेस्ट अरेंजमेंट दिखाया है। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, है ना। ओके, तो अब यहां पे हमने अरेंजमेंट ऐसा किया है कि वेक्टर ए का हेड ये रहा, वेक्टर बी के टेल के साथ देखिए कांटेक्ट में है ना, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वेक्टर ए का हेड, वेक्टर बी का टेल आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। बस पहले तो आपको त्रिभुज नियम लगाने के लिए भैया यही करना पड़ेगा, दो वेक्टर को ऐसा अरेंज करिए कि पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको दिख रहा होगा कि अब ये पॉइंट छूटा है, ये पॉइंट छूटा है, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए एक डॉटेड लाइन से, इनको एक डॉटेड लाइन से आपने मिला दिया। अब जब इनको डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो अब देखिए त्रिभुज बन गया ना, बिल्कुल बन गया। अब त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ना, जो आपने डॉटेड लाइन से खींची है, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा है। पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, जो आपने डॉटेड लाइन से खींची है, वही परिणामी को प्रदर्शित करेगी। लेकिन उसकी दिशा कैसे निकालेंगे? गुड, तो दिशा निकालने के लिए देखिए एक नियम होता है कि आप सीक्वेंस को देखिए, ध्यान समझिएगा। सीक्वेंस क्या है? वेक्टर ए की दिशा ऐसे है, देखिए एरो इधर बना ना, वेक्टर ए की दिशा ऐसी है, वेक्टर बी की दिशा ऐसी है। अगर हम इसी सीक्वेंस में चले, यानी इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो अब ऊपर से नीचे आना चाहिए ना। इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, और फिर ऊपर से नीचे आना चाहिए, लेकिन नहीं, रिवर्स ऑर्डर लेना है। तो ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, बल्कि इधर जाएंगे। ये बन गया, एरो ऊपर की ओर बनाया, ऊपर से नीचे आना चाहिए। सीक्वेंस यही कह रहा है, क्योंकि ए की डायरेक्शन ये हो गई, बी की डायरेक्शन ये हो गई, ऐसे आना चाहिए। सीक्वेंस में चलेंगे तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, लेकिन रिवर्स चल रहा है इसलिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पे लगाइए, जरा ध्यान दीजिएगा। O से P1 की डायरेक्शन है ये, P1 से P2 की डायरेक्शन है ये, और इसी सीक्वेंस में अगर हम चलेंगे तो हमें आना चाहिए P2 से O। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस, O से P1, P1 से P2, P2 से O आना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें उल्टा चलना है। हमें क्या करना है? हमें उल्टा चलना है, रिवर्स में चलेंगे। रिवर्स में चलेंगे तो देखिए O से P2, इसका मतलब P2 क्या है? P2 जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, और वो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा है। यानी ये क्या है? ये जो P2 है, ये जो OP2 है, ये क्या है? ये इनका और इनका परिणामी होगा। यानी हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर OP2 इज इक्वल टू OP1 प्लस
P1 P2, ठीक है, O से P1 प्लस P1 से P2 प्लस P1 से P2। अब यहां से जरा P1 P2 की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, P1 P2 वेक्टर P1 P2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा OP2 माइनस OP1, ठीक है, ये रहा OP2 माइनस OP1। और फिर हमने देखा कि भाई P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। अब इसको देखिएगा, OP1 कितना है, वेक्टर R1, तो इसकी जगह में मैंने OP1 की जगह वेक्टर R1 लिख रखा है, बीच में माइनस है, माइनस लगा है। और OP2 कितना है, वेक्टर R2, तो इसकी जगह हमने वेक्टर R2 लिख दिया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेंगे आगे इस चीजों को समझने में। तो ऐसे हम लोग विस्थापन सदिश निकाल सकते हैं, उसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तीसरे टाइप पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। यानी ऐसे दो वेक्टर जो बराबर हो उन्हें हम लोग बराबर सदिश कहते हैं। लेकिन बराबर से मतलब, बराबर का मतलब केवल इससे नहीं है कि आंकिक मान यानी उसका परिमाण बराबर हो जाए। मान लीजिए अगर एक बल है 5 न्यूटन का पूर्व दिशा में, दूसरा बल है 5 न्यूटन का दक्षिण दिशा में, तो दोनों के बल भले ही परिमाण दोनों के बराबर है, 5 न्यूटन वो भी है, 5 न्यूटन वो भी है, लेकिन एक काम कर रहा है पूर्व की ओर और दूसरा काम कर रहा है दक्षिण की ओर, तो वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। यानी अगर दो सदिशों को बराबर होना है, दो बराबर सदिशों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि दोनों की डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों ही बराबर हो, ठीक है। सपोज करिए दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है, ठीक है। अब जरा इस पे गौर करिएगा, ठीक है। वेक्टर A और वेक्टर B दोनों की डायरेक्शन एक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं सदिशों के निरूपण में कि जो तीर के जो निशान, तीर की जो दिशा होती है वही सदिश की वेक्टर की दिशा होती है। यानी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना काम कर रहे हैं। और जो तीर की जो लंबाई होती है, एरो की जो लेंथ होती है, वो क्या मैग्नीट्यूड को बताती है। तो दोनों की लेंथ भी बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। और जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो हम लोग इक्वल वेक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, ठीक। इसको हमने बॉक्स में इनक्लोज कर दिया। अब इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि बराबर सदिश जैसे होते हैं वैसे विपरीत सदिश भी होते हैं। तो ये अगला पॉइंट है, ओके। देखिए अपोजिट में केवल इतना काम करना होता है कि डायरेक्शन पलट जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होनी चाहिए, 180 डिग्री का रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन में सेम है, सॉरी डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। देखिए इसकी लेंथ जितनी है उतनी लेंथ इसकी भी है, दोनों की लेंथ बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड हैं। और जब भी दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग अपोजिट वेक्टर कहते हैं। तो अपोजिट वेक्टर के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर B, और माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसा एक रिजल्ट तो ये आ गया, ठीक है। एक रिजल्ट ये भी आ सकता है, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर A, ठीक है। तो बस ये बता रहा है कि B का मैग्नीट्यूड और A का, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है दोनों की, ठीक है। तो ये हो गए विपरीत सदिश। अब हम लोग बात करते हैं एकांक सदिश की। चलिए 5वां पॉइंट, एकांक सदिश। एकांक सदिश से पहले एक और पढ़ लेते हैं, शून्य सदिश, है ना। शून्य सदिश नाम से लग रहा है ये एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण शून्य होगा, ठीक है। और सदिश है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होगी। चलिए ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे शून्य सदिश की परिभाषा भी हम लोग इसी से बना सकते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। और हमने अपनी परिभाषा में बोला कि वह सदिश, तो ये अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन होगी, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आगे अगर हम इसी चीज को आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये कहां से आ गया, ठीक है। अभी समझ लीजिए, देखिए मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब एरो में दो चीजें होती है, एरो में एक होगा एरो हेड, उसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जहां से ओरिजिन, जहां से एरो स्टार्ट होता है वो हमारा टेल हो गया। तो ये हेड, यहाँ एरो का एरो हेड है, ये हेड और ये टेल, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब एरो की जो डायरेक्शन होती है वो वही वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और एरो की जो लेंथ होती है उसकी लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए सपोज करिए हमने इसकी लेंथ को छोटा कर दिया, तो लेंथ, वेक्टर की लेंथ छोटी हो गई, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने इसे और छोटा कर दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और कम हो गया, और ऐसे ही इसको छोटा करते जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये
लाइन छोटे होते होते बिल्कुल गायब हो जाएगी और लास्ट में केवल एक पॉइंट बचेगा, ठीक है, एक पॉइंट बचेगा। और किसी भी पॉइंट की जो लेंथ होती है वो इतनी स्मॉल होती है कि आप उसे लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। इसका मतलब कि किसी भी जीरो वेक्टर को हम लोग एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक सिंगल डॉट की जरूरत है बस, ठीक है, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एरो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां आपने एरो बनाया उसकी एक फाइनाइट लेंथ होगी और जहां फाइनाइट लेंथ होगी उसका फाइनाइट मैग्नीट्यूड भी होगा और यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 0, ठीक है, इसलिए हम लोग जीरो वेक्टर को कभी भी एरो से नहीं बनाएंगे, ठीक, केवल एक सिंगल डॉट काफी है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एकांक सदिश की। एकांक का मतलब होता है वन सिंगल यूनिट, है ना। चलिए तो एकांक सदिश यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो जाए, 1 हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। और इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है, नंबर मिलेगा इस पे भी लेकिन वो बात नहीं रहेगी। खैर उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि देखिए अब उसके परिमाण से भाग किया जाता है, ठीक है। परिमाण को लिखने के दो तरीके होते हैं, लिखने के दो तरीके होते हैं। मान लीजिए एक आपके पास है वेक्टर ए, ठीक है, आपको क्या लिखना है, वेक्टर ए का परिमाण लिखना है, तो बार बार आप मॉड ए ऐसे लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉड ए बता रहा है, ये पढ़ने में भी आ रहा है मॉड ए, मॉड शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस का मतलब होता है केवल आंकिक मान लेना है, केवल परिमाण लेना है, ठीक है। तो चाहे आप मॉड ए लिखिए या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे बिना एरो के लिख सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं, आप इसे ऐसे लिखिए, ये टाइम टेकिंग है, कोई यूज नहीं करता, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एरो लगाइए और साइड में 2 निशान लगा, 2 लाइनें खींच दीजिए। एक्चुअल में ये जो 2 लाइनें मैंने खींची हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई हम मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं बस, ठीक है, केवल मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। या फिर आप इसे बिना एरो के और बिना मॉडुलस के साइन के लिख दीजिए, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो टीचर समझ लेंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कहते हैं जब भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिलता है, यानी वेक्टर ए अपॉन ए इज इक्वल टू ए कैप। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट ये है, ठीक है, वो रिजल्ट ये है, देखिए इसको इस साइड भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, ठीक है। अब यहां से जो इक्वेशन आई ना, इसी को शब्दों में बोलने का प्रयास करिए, ठीक है, तो रटना नहीं पड़ेगा। अब यहां से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि वेक्टर ए इक्वल का साइन लगा है, बराबर है, किसके बराबर है, अपने परिमाण के और अपने ही दिशा में एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि अच्छा, इसी के बिहाफ में हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप है तो वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, बी इंटू बी कैप। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर C इज इक्वल टू C इंटू सी कैप एंड सो ऑन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक सदिश अपने परिमाण एवं स्वयं की दिशा में एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो ये लॉजिक आ गया, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ठीक। हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्क्राइब करना चाहेंगे, आपने पढ़ा होगा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जो 3 डायमेंशनल एक्सिस होती हैं वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका था कि मैथ्स में इसको वाई, इसको जेड, इसको एक्स कुछ भी ले लीजिए चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में अगर मैं इसको एक्स इसको वाई कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हालांकि आपके लिए भी इंटर तक चलेगा लेकिन उसके आगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो क्या होता है वो सब हम प्रीवियस चैप्टर में बताया था मैंने, ठीक है। तो खैर जैसे बना है इस पे गौर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मोटिव है, हमारा मोटिव ये यहाँ पे देखिए, कहते हैं यहाँ पे 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप है, ठीक। आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसको हम लोग कैप भी बोलते हैं, हैट भी बोलते हैं, कैरेट भी बोलते हैं। इसको आप आई कैप की जगह पे आई हैट और आई कैरेट भी बोल सकते हैं, लेकिन हैट और कैरेट कोई बोलता नहीं है, ज्यादातर मोस्टली जो यूज होता है वो कैप है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब तो 6 प्रकार हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला नियम है, नोट में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। पहला जो नियम है वो ये कहता है कि आप किसी एक वेक्टर को ही जोड़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि भाई वेक्टर में वेक्टर ही तो जुड़ेगा ना, वेक्टर में वेक्टर ही तो जुड़ेगा, वेक्टर में स्केलर तो जुड़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो केवल आप वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को ही जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब दो वेक्टर को चाहे आप जोड़ेंगे या दो वेक्टर को आप घटाएंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, वो फिर से एक वेक्टर ही तो होगा, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर। तो आप यहां लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू अनदर वेक्टर सी कोई एक वेक्टर है। ठीक, चलिए, तो पहले पॉइंट में हमने ये बात समझी कि वेक्टर में वेक्टर ही जोड़ा जाएगा या वेक्टर में वेक्टर ही घटेगा और जो भी आएगा रिजल्टेंट वो खुद में एक वेक्टर होगा। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट कह रहे हैं मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, आपने क्या किया, इस वेक्टर को एक स्केलर, एक अदिश राशि से गुणा कर दिया, के से गुणा कर दिया। ठीक है, तो जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ, हाँ मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि वेक्टर में स्केलर को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन किसी भी वेक्टर में स्केलर से गुणा कर सकते हैं और किसी भी वेक्टर में स्केलर से भाग भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, वेक्टर को स्केलर से गुणा कर दिया, अब जो आएगा वो क्या होगा, वो एक वेक्टर होगा, हमने इसको बी माना। ओके, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए कि यहां पे हमने वेक्टर ए को के से मल्टीप्लाई किया और हमें एक दूसरा वेक्टर मिला। अब इसका मॉड ले लीजिए। मॉड लेने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहूंगा, आपको पता है अभी आप यूनिट वेक्टर पढ़ के आए कि वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू ए कैप। सिंपल, यहाँ पुट कर दीजिए के, इसकी जगह ए इंटू ए कैप रख दीजिए और ये एज इट इज चलेगा। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू ए, क्योंकि ए कैप का जब मॉड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहां से ये जो रिजल्ट निकला है इसको शब्दों में बोलिए, इसको शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जब किसी, देखिए यहां पे एक चीज देखिएगा, पहले केवल वेक्टर ए था, अभी भूल जाइए, वेक्टर ए का परिमाण कितना था, केवल ए, वेक्टर ए का परिमाण कितना था, केवल ए। ये देखिए जब हमने वेक्टर ए को के से मल्टीप्लाई किया तो जो एक दूसरा वेक्टर मिला, अब ये जो वेक्टर मिला है इसका मॉडुलस जो है वो प्रारंभिक सदिश, प्रारंभिक वेक्टर, इनिशियल वेक्टर ए के मॉड का के गुना बढ़ गया है। यानी कि हमें ये निष्कर्ष निकला है कि जब भी किसी वेक्टर को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनिशियल टाइम से कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाता है। अब मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो के गुना बढ़ गया, मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम गुना बढ़ जाएगा, और के एम कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। यहां देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, अब इसका उल्टा काम करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम डिवीजन के बारे में देखेंगे और वहां से भी एक कंक्लूजन निकालेंगे। सपोज करिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, आपने क्या किया, उसमें के से भाग कर दिया, ये स्केलर है, मैं उसे भाग कर रहा हूं। देखिए भाग करने का मतलब ये भी होता है ना कि हम के से भाग करें या 1/k से गुणा कर दे, बात एक ही है ना, के से भाग करें या 1/k से गुणा कर दे, बात एक ही है। चलिए, अब किसी भी वेक्टर को हमने स्केलर से भाग किया है तो जो आएगा वो अगेन एक वेक्टर होगा। हमने मान लिया ये एक वेक्टर बी है, कोई दूसरा वेक्टर मिल गया, वेक्टर ए को स्केलर के से भाग किया, एक दूसरा वेक्टर बी मिल गया। ठीक है, अब यहां पे हम वही काम करने वाले हैं। देखिए 1/k को साइड में कर लिया, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इसकी जगह मैंने लिखा है ए इंटू ए कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, और इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये ए अपॉन में के। ठीक, और ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ठीक, और ये हमारा ए कैप। चलिए अब इसका जरा मॉड ले लीजिए, कितना आएगा, मॉड लीजिए, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू ए अपॉन में के। अच्छा, यहां से निष्कर्ष क्या निकला, यहां से जो निष्कर्ष निकला इसको भी शब्दों में बोलिए। शब्दों में बोलेंगे तो कहेंगे जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त सदिश का परिमाण मूल सदिश यानी मेन या इनिशियल वेक्टर का 1/k गुना हो जाता है। ठीक, जबकि गुणा करने में क्या हो रहा था, k टाइम्स बढ़ रहा था, भाग करने में क्या हो रहा है, k टाइम्स घट जा रहा है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी चीज है वो मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप किसी सदिश में सदिश को जोड़ेंगे या घटाएंगे सदिश मिलेगा। ठीक है, जब आप किसी और सदिश में अदिश को जोड़ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ठीक है, खैर, और जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आएगा वो वेक्टर होगा, जब किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो भी जो आएगा एक वेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 4 चैप्टर नंबर 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे हम गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, गति के नियम में न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है F = ma। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, त्वरण है। याद करिए चैप्टर नंबर 2 त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक वेक्टर होता है, तो त्वरण के ऊपर हम एक एरो लगाएंगे। अब यहां देखिए m क्या है, मास है, मास
द्रव्यमान, ये क्या है, ये अदिश राशि है। और देखिए मैंने यहाँ पे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, इसका एग्जांपल मिल गया है ना, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ भी वेक्टर को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी वेक्टर को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। और देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो अगेन एक वेक्टर मिला, वही काम यहाँ होगा, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ये जो मिल रहा है f, ये भी क्या होगा, वेक्टर है, इसलिए f वेक्टर है। क्योंकि टीचर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि कैसे f, आप कैसे कह सकते हैं कि f इज अ वेक्टर, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक पूरा देना पड़ेगा, ठीक, कि ये a स्केलर है और a कैसे स्केलर हो गया, a कैसे स्केलर हो गया, क्योंकि a की डेफिनेशन, त्वरण की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहती है कि a इज इक्वल टू dv बाई dt, और v वेक्टर है ना, v वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर का आप जब अवकलन करेंगे तो जो आएगा वो भी वेक्टर होगा। v वेक्टर है इसलिए a वेक्टर है, a वेक्टर है इसलिए f वेक्टर है। इसी बिहाफ पे यही लॉजिक लगा के हम लोग सारी क्वांटिटीज को देखकर उनको समझ कर ही बता सकते हैं कि विच वन इज स्केलर और विच वन इज वेक्टर, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं सदिशों के संयोजन की ओर। देखिए काफी काम की चीज है ये, क्योंकि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा लेकिन इनडायरेक्टली आप बचेंगे भी नहीं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें हम ऐसे ट्रायंगल वगैरह खींच के हम शुरू हो जाएंगे डायरेक्ट, तो आप कहेंगे कहाँ से आया, तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो समझने वाले हैं, पहले हम शुरुआत करेंगे, इसमें 2 नियम होते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी ज्यादा नियम होते हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, और भी ज्यादा नियम होते हैं, लेकिन आपके मतलब के केवल 2 नियम है। कौन कौन से, त्रिभुज पढ़ लीजिए और चतुर्भुज पढ़ लीजिए, और आगे जाइएगा तो आपको एक बहुभुज विधि भी होती है, ठीक है। उसमें मोर देन 2 वेक्टर्स को आप साइमल्टेनियसली जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक बार में केवल 2 वेक्टर्स अलाउड है, ठीक है। और जो 2 का रिजल्टेंट निकल के आएगा उसको आप तीसरे के साथ कंबाइन कर दीजिए, उसका रिजल्टेंट आएगा उसको फोर्थ के साथ कंबाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टाइम में आप केवल 2 वेक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए अभी इसमें 2 पार्ट है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज विधि, ठीक है, सदिशों के संयोजन की त्रिभुज विधि, सदिशों जोड़ने की त्रिभुज विधि। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करना क्या है, हमें यहाँ भी हमें वही चीज करनी है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 वेक्टर को उठाएंगे और उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, हमको यही सीखना है इस टॉपिक में, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा पहला वेक्टर है, इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे सीखे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा पहला वेक्टर, हमने इसे वेक्टर ए मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बी भी मान सकते हैं, ठीक। और हमारे पास मान लीजिए ये हमारा पहला वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा, इसके लिए देखिए करना क्या होता है, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। सपोज करिए मैंने ए को फिक्स कर लिया, ए को फिक्स कर लिया है, अब किसी एक को फिक्स करके दूसरे को आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखिएगा हमको इस तरह से अरेंज करना है ना कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड करे। पहले वेक्टर किसी एक को ले लीजिए, आप चाहो ए को पहला वेक्टर मान लीजिए चाहे बी को, मैं ए को ही मान लेता हूं, ठीक है। तो हमने ए को फिक्स कर दिया, ए को मूव नहीं करेंगे। अब बचा कौन, बी को लाकर ऐसा रखिए, बी को लाकर ए के पास ऐसा रखिए कि बी का टेल ए के हेड के साथ जुड़ जाए, क्योंकि बोला जाता है अगर 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 क्रमागत भुजाओं के द्वारा इस प्रकार निरूपित किया जाए कि पहले सदिश का हेड, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो जो उनका परिणामी होता है वो रिवर्स ऑर्डर में लिए गए ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, इसके हेड को इसके टेल से मिलाना है, उसको ऐसे उठा के लाएंगे और यहाँ पे सिंपली इसको पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको यहाँ पुट कर देंगे, ये देखिए, और अब देखिए इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक ट्रायंगल को कंप्लीट करिए, इसका ये वाला टेल और इसका ये हेड दोनों को आपस में मिला दीजिए। अब ये जो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है यही इनका परिणामी बताएगा, यानी यही इनका रिजल्टेंट होगा, लेकिन ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए। ऑर्डर रिवर्स का मतलब क्या है, ऑर्डर रिवर्स का मतलब ये है, जरा पहले सीक्वेंस देखिए तभी पता चलेगा रिवर्स ऑर्डर क्या है, क्योंकि जो सीक्वेंस चल रहा होगा हम उसके जस्ट अपोजिट चलेंगे। सीक्वेंस देखिए, ये ए की डायरेक्शन किधर है, एरो किधर बना है, इधर की ओर, ये रही ए की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन ऐसे है। अब कायदे से इसकी डायरेक्शन इसी सीक्वेंस के हिसाब से तो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमको रिवर्स चलना है, तो हम ऐसे ना जाकर ऐसे आएंगे, ठीक। तो ये आ गया और ये हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो ये तो हो गई त्रिभुजों को जोड़ने, सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, ठीक है। इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा। कहते हैं यदि किन्हीं 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हो,
तब इनका परिणामी क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा से व्यक्त होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे है। ठीक, तो चलिए अब इसका मैं एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। एक एग्जांपल, ये हमारा वेक्टर हो गया ए, हमारा एक वेक्टर हो गया ये। सबसे पहले इनको अरेंज करना है, मेन काम तो यही होता है ना हमारा कि इसको अरेंज कैसे करें। आइए पहले इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को आप पहला वेक्टर मानिए। मैं ए को मान रहा हूं, आप चाहो तो बी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने ए वेक्टर को माना तो ए वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं करेंगे, बस इसको यहाँ पे इसी को यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, वेक्टर ए ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब वेक्टर बी को ऐसा अरेंज करना है, ठीक है, वेक्टर बी को ऐसा अरेंज करना है कि वेक्टर बी जो है उस वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ जुड़ा हो। ठीक है, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ जुड़ा हो। तो देखिए इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको और आगे बनाता हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। ये हमारा यहाँ एरो की डायरेक्शन ऊपर थी, हमने भी यहाँ ऊपर बना रखी है। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। अब वेक्टर बी को ए के पास लाके रखना है और ऐसा रखना है कि वेक्टर ए का हेड जो है वो बी के टेल के साथ जुड़ जाए, यानी इसको ऐसा इसको इसके पास लाके ऐसा रखिए कि बी का जो टेल है वो यहाँ पे आके जुड़ जाए। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे उठा के यहाँ पे हमने सपोज करिए शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा वेक्टर बी है। ये हमारा वेक्टर बी है। चलिए अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में बात करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए अब मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके और इसको ए की टेल को और बी के हेड को मिला दीजिए तो ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस देखिएगा तभी पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, परिणामी जो आ रहा है इन दोनों का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखिए सीक्वेंस देखिएगा, ये है ए की डायरेक्शन, ये है बी की डायरेक्शन। इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आना चाहिए डाउनवर्ड, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है तो डाउनवर्ड आके अपवर्ड जाएंगे और ये हो गया हमारा फाइनल डायरेक्शन। यानी ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये हमारा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, बस इस तरह से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।